आज हम बात इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो इंटरनेट सिक्योरिटी का मतलब है सिक्योरिटी का मतलब होता है बेसिकली रख रखाव नहीं पर बचाव करना किसी चीज़ से। कोई भी, अब जैसे अब घर पे आप ताले लगा के रखते हैं तो क्यों रखते हैं? ताकि घर से कोई सामान चोरी ना हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम ताले नहीं भी लगाते तो भी हम चीज़ों को कई बार संभाल कर रखते हैं, उसको बार बार साफ करते रहते हैं ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से इंटरनेट पर भी हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाव करने की ज़रूरत होती है। और एक वो कहा भी जाता है कि जानकारी तो सबसे बड़ा बचाव है, कि अगर आपको जानकारी होगी तभी आप वो स्टेप्स उठा पाएंगे जो आपने करने हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं आज कि हम इंटरनेट पर सिक्योरिटी का ध्यान कैसे रख सकते हैं और सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है और क्या उसके लिए टूल्स और चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है इंटरनेट पे। हमने कल बात की थी जैसे ईमेल के बारे में भी, और उससे पहले हमने इंटरनेट के कुछ नुकसान के बारे में भी बात की थी। तो हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉड हो सकते हैं, इंटरनेट पर आपकी जानकारी चोरी हो सकती है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम इंटरनेट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खतरा हमें किस चीज़ से होता है? देखो यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम इंटरनेट पर ध्यान से काम नहीं करेंगे और प्रॉपर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर पर लोग हैकिंग कर सकते हैं, है ना। हैकिंग मतलब हमारे कंप्यूटर पे या हमारे अकाउंट का पासवर्ड किसी तरह से चुरा कर हमारी जानकारी चोरी कर सकते हैं। वायरस हमारे कंप्यूटर पर आ सकता है। मलिशियस सॉफ्टवेयर को हम मालवेयर भी बोलते हैं। ये मलिशियस सॉफ्टवेयर कुछ इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं कि दिखते ही कुछ और है और करते कुछ और है। मतलब बेसिकली ये आपको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। किस तरह का नुकसान? कि आपका कोई ना कोई डाटा चोरी कर लेंगे, ठीक है, या फिर आपका कोई डाटा जो आपके कंप्यूटर पे सेव्ड है उसे ख़राब करेंगे, उसे करप्ट कर देंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम ही कई बार डैमेज हो जाता है। हार्डवेयर को खैर कम नुकसान पहुंचता है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो जाए, कंप्यूटर ठीक से ना काम करे तो आप तो परेशान होंगे ना। ठीक है, और एक बहुत बड़ा खतरा है इंटरनेट पर जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का आपको कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा लोग फेक प्रोफाइल बनाते हैं किसी के भी नाम। ठीक है, तो अब अगर मैं मान लूँ कि जैसे यहाँ पे एक हिमांशी है लेट्स से, ठीक है, अगर हिमांशी के नाम से आप सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी फेसबुक पे तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अंकिता? यस सर। यस सर करेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली वो हिमांशी ही है? आप उसकी फोटो देखेंगे इंटरनेट पर, है ना, उसी से पहचान करेंगे ना। अब अगर हिमांशी की फोटो किसी ने चुरा ली है, इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने पास रख ली है, और इसको ये भी पता है कि हिमांशी का डाटा उसने डेट ऑफ बर्थ भी चुरा लिया है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा क्या करेंगे? आप डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, देखेंगे भाई हिमांशी अगर 25 साल की नज़र आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि ये वाली हिमांशी नहीं है, कोई और होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर हिमांशी का डेटा भी उसने चोरी कर लिया है, ठीक है, तो वो क्या क्या नई प्रोफाइल बनाएगा? फेसबुक प्रोफाइल बनाने के लिए क्या दिक्कत है? टाइम लगता है क्या? 1 मिनट में बन जाती है। ठीक है, हिमांशी के फोटो डालेंगे, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, और हो सकता है एक दिन आपको मैसेज आए कि हिमांशी बोले उस प्रोफाइल से कि भाई मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, अंकिता प्लीज़ अपनी मम्मी को बोल के मेरे को भिजवा दो इस अकाउंट नंबर पे। अब अंकिता की बहुत अच्छी फ्रेंड है वो हिमांशी, तो अंकिता क्या करेगी? वो 10,000 रुपीज़ लेके फटाफट उसके अकाउंट में जमा करवा देगी। किसके अकाउंट में? एक फ्रॉडर के, जो कि हिमांशी था ही नहीं। अब वो क्यों हो पाया? क्योंकि उस फ्रॉडस्टर ने हिमांशी की आइडेंटिटी चुरा ली। ठीक है, और हिमांशी को पता भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना है। तो इसी चीज़ के लिए हमारा जो ये अगला टॉपिक है, ये है हमारा, हम किस तरह से मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर काफ़ी हद तक खुद को सिक्योर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक टूल आता है जिसे हम बोलते हैं फायरवॉल। अब ये आप समझ सकते हैं फायरवॉल, देखो कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। फायर का मतलब क्या होता है? आग, और वॉल का मतलब दीवार। ठीक है, पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि अपने बाउंड्रीज पे आग खूब जला देते थे ताकि कोई उस आग को क्रॉस करके अंदर ना आ पाए, और कुछ एक जगह पे गेट्स खुले होते थे जो कि पहचान करके अंदर आते। अब इसी टाइप का कुछ हम काम इंटरनेट पर भी करते हैं। खैर वहाँ पे आग की दीवार नहीं जलाई जाती, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आने वाली हर ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि आपके नेटवर्क पर
कोई गलत जानकारी या कुछ इस टाइप की चीज़ें तो नहीं घुसने की कोशिश कर रही जिसका कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई लेना देना ही नहीं है। तो बहुत सारे डेंजरस ट्रैफिक मतलब आने वाले डेटा को वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और किस बेसिस पे ब्लॉक करता है, वो आपके कंप्यूटर की सेटिंग देखता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अलाउ कर रखी। ठीक है, अब आप इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हर आने जाने वाले की वो चेकिंग करता है। तो कोई वैसे ही घूमता हुआ चलता हुआ फिरता हुआ दुकान में या मॉल में नहीं घुस सकता। ठीक है, उसको प्रॉपर चेकअप करवा के मतलब पूरा स्कैन करके ही वो अंदर घुसते हैं। तो फायरवॉल भी उसी तरह से हर आने वाले डेटा को स्कैन करता है और देखता है कि भाई इस डेटा का कुछ मतलब भी है इस पूरे नेटवर्क पे कि नहीं। अगर नहीं है तो वहीं से उसे रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो फायरवॉल जो अनवांटेड डेटा है, ठीक है, उसको आपके नेटवर्क में घुसने ही नहीं देता। बाहर घूमता रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपके नेटवर्क में आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं से घुसने देता। दूसरा आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस एक खास तरह के प्रोग्राम होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर टाइम टू टाइम वायरस डिटेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, आपके कंप्यूटर को स्कैन करते हैं पूरी फाइल्स में किसी फाइल में वायरस तो नहीं घुसा हुआ, और अगर मिल जाए उसे तो उसे वहीं पे ही होता क्या वायरस प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स को डिलीट कर देता है, हटा देता है आपके कंप्यूटर से। ठीक है, एक और इस टाइप का सॉफ्टवेयर है हमारा जिसे हम पासवर्ड मैनेजर कहते हैं। पासवर्ड मैनेजर, अब आपको पता है आज के डेट में बहुत सारे पासवर्ड हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर आपको 10 पासवर्ड याद रखने हैं तो 10 तो आप याद कर दोगे, जब 20 याद रखने तो इतने पासवर्ड कहाँ याद रहता है। हर जगह पे हर साइट में आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोलता है, तो आप क्या करते हैं, आप एक ही पासवर्ड हर जगह डाल देते हैं, करते हैं ना ऐसा। अब अगर आपने एक ही पासवर्ड हर जगह डाल दिया है तो उससे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कैसे, अगर किसी को एक साइट का पासवर्ड पता चला तो सारी साइट्स का पासवर्ड पता चल जाता है। अब सारी साइट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, खास तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं जो पासवर्ड मैनेजर होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके अलग अलग साइट्स के पासवर्ड एनक्रिप्ट करके आपके पास स्टोर करके रखते हैं, और एक मास्टर पासवर्ड आपको पता होता है। अब मास्टर पासवर्ड से आप कोई भी पासवर्ड अपना देख सकते हैं। ठीक है, उस पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर। लेकिन बाकी क्योंकि हर साइट पर अलग अलग पासवर्ड है तो अब आपको हर साइट के लिए पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है ना। तो ये इसका फ़ायदा है। और एनक्रिप्ट होकर होता है, किसी के पास अगर पासवर्ड मैनेजर चला भी जाए या कोई उसका डाटा चोरी कर भी ले तो आसानी से पासवर्ड रीड नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ा अजीब से कैरेक्टर आगे पीछे करके स्टोर होता है, जिससे कि आप जब मास्टर पासवर्ड डालेंगे उसी से ही वापस वो दिखेगा। ठीक है, और बहुत सारे सिक्योरिटी सूट्स भी आते हैं। सूट्स मतलब सूट का मतलब वो पहनने वाला सूट नहीं है यहाँ पे। सूट का मतलब कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें इनबिल्ट काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो इन सूट्स में क्या होता है, इनमें फायरवॉल भी होता है, एंटीवायरस भी होता है, एंटी स्पायवेयर भी होता है, एंटी मालवेयर भी होता है। ठीक है, और आपके डिवाइस प्रोटेक्शन के टूल्स भी होते हैं, जैसे पेन ड्राइव लगाओ, पेन ड्राइव वो लगाते ही स्कैन कर लेगा। तो इस टाइप के भी कुछ सूट्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि मैकफे नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, फिर क्विक हिल इंटरनेट सिक्योरिटी के नाम का सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, ये क्या है, एक बंडल है बहुत सारे सॉफ्टवेयर का, जो आप अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे तो आप काफ़ी हद तक इंटरनेट पर सेफ रहते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट सिक्योरिटी की बात है कि इंटरनेट पर ये कुछ टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जिनकी मदद से हम इंटरनेट पर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अगला ये बड़ा हम ज़रा टॉपिक से अब डिफरेंट जा रहे हैं, हम कम्युनिकेशन पे आ गए। यहाँ पे तक बात हमने इंटरनेट की करी, अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संचार। संचार मतलब कि कोई भी संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो हम संचार माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम संचार प्रक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन की 3 बेसिक एलिमेंट है, यानी कि कम्युनिकेशन अगर कभी भी करनी हो तो हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें चाहिए सेंडर। सेंडर मतलब प्रेषक, भेजने वाला, क्योंकि अगर संदेश भेजने वाला ही कोई नहीं होगा तो संदेश कहाँ से कैसे जाएगा।
इसे हम सोर्स भी बोल सकते हैं, स्रोत भी बोल सकते हैं, जहां से जो मैसेज है वो जनरेट होगा, जहां से मैसेज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेंडर इज आल्सो कॉल्ड द सोर्स ऑफ द मैसेज। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए मीडियम। हमें माध्यम की आवश्यकता होती है जिस माध्यम से हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, किस माध्यम से? यहाँ पर माध्यम बना है हमारा गूगल मीट। जब हम क्लासरूम में होते हैं तब मैं बोलता हूँ और आपको सब सारी बातें सुनाई देती है, उस समय भी एक माध्यम है, क्या? हवा। अगर हवा नहीं होती वहाँ पर, जो हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, चारों तरफ जो हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो वहाँ पे एयर है। ठीक है, तो एयर जो है वो मीडियम का काम करता है, और वो क्या करता है, मेरे मुंह से जो भी आवाज निकलती है, साउंड वेव्स बोलते हैं, ध्वनि तरंगे, उन ध्वनि तरंगों, वो ध्वनि तरंगे हवा के माध्यम से आपके कान तक पहुंचती है ना? तो वहां पर भी माध्यम है, तभी जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है। इसी तरह से अगर हम किसी और चीज की बात करें, लेट्स से अगर हम चिट्ठी की बात करते हैं, वो भी तो कम्युनिकेशन हो रही है। तो चिट्ठी के केस में वो कागज एक माध्यम है जो आपका संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आपका जो पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस का पूरा मैनेजमेंट है, वो भी माध्यम का काम कर रहा है, क्योंकि वही आपका वो चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भेजने वाला चाहिए, सेंडर चाहिए, जिसे हम सोर्स भी बोलते हैं। सेकेंडली हमें माध्यम चाहिए जो हमारे संदेश को कैरी करता है, उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तीसरा हमें रिसीवर भी चाहिए जो उस संदेश को रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, प्राप्त करता भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने संदेश भेज दिया, मैं चिल्ला रहा हूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर मेरी कम्युनिकेशन तो नहीं हुई ना। तो कम्युनिकेशन को पूरा होने के लिए हमें तीन जो है तीन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। एक सेंडर जो मैसेज को बनाता या भेजता है, दूसरा माध्यम जिस माध्यम से वो मैसेज प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, प्रेषक मतलब भेजने वाला, और प्राप्तकर्ता मतलब जिसे वो मैसेज मिलेगा, रिसीव करने वाला, रिसीवर भी बोलते हैं। ठीक है, और यही तीन कंपोनेंट्स है आपके कम्युनिकेशन के, और ये कम्युनिकेशन ही आधार है हमारी नेटवर्किंग का भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब डिजिटल नेटवर्क इसेंशियल्स, हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क में अगर हम नेटवर्क की जरूरत ही हमें पड़ी थी कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी दे रखी है, इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ लिंकिंग टू और मोर computing devices together in order to share resources, exchange of file or allow electronic communication। ठीक है, बड़ी लंबी डेफिनेशन है पर चल समझते हैं। सबसे पहले देखो इसमें लिखा है नेटवर्किंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ लिंकिंग टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस बोला इन्होंने, कंप्यूटर नहीं बोला। कंप्यूटिंग डिवाइसेस मतलब कुछ भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, क्योंकि वो भी कुछ कंप्यूटिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कुछ काम करते हैं ना, या जिस भी माध्यम से संदेश एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ठीक है, तो ऐसी कोई भी डिवाइसेस को जब हम आपस में जोड़ते हैं उसे नेटवर्क। अब जोड़ते क्यों है वो आगे लिखा है, इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेस, ताकि हम संसाधनों को आपस में साझा कर सके, बांट सके। अब संसाधन कैसे होते हैं? अब आपने लैब में देखा है हमारे पास 10 कंप्यूटर है ना, लेकिन प्रिंटर एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर 10 प्रिंटर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और हम प्रिंटर इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते ना। ऐसा तो नहीं कि सारा दिन कंप्यूटर, तो चलो हम जब बैठे काम कर रहे हैं, हमें कीबोर्ड भी चाहिए। अगर 10 लोग बैठ के काम कर रहे हैं तो 10 कीबोर्ड भी चाहिए, 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 10 माउस भी चाहिए, स्क्रीन भी 10 चाहिए, तभी काम करेंगे ना 10 लोग। अब ऐसा तो नहीं है कि एक माउस हिला रहा है दूसरा कीबोर्ड पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। लेकिन प्रिंटिंग अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 के 10 प्रिंटिंग ही थोड़ी एक साथ करते हैं, वो एक संसाधन ऐसा है जो बांटा जा सकता है। इसी तरह से इंटरनेट कनेक्शन अगर 10 लोगों को चाहिए तो हम 10 इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। हम एक इंटरनेट कनेक्शन सबके बीच में बांट सकते हैं ना। इन चीजों को बोलते हैं संसाधन। ठीक है, हम संसाधन आपस में बांट सके, आपस में साझा कर सके, इसलिए हम नेटवर्क। दूसरा आवश्यकता देखें, एक्सचेंज ऑफ फाइल्स। हम फाइल्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। आपने वर्ड में फाइल बनाई है, अभी तक एक्सेल में फाइल बनाई है, तो अगर हमारे पास नेटवर्क है, मान लो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मान लो हमें रिजल्ट बनाना है, ठीक है,
और 500 बच्चों का रिजल्ट बना रहे हैं और 10 लोग हम लैब में बैठे हुए, तो हम आपस में काम बांट सकते हैं ना कि 500 को हम 10 से भाग करते हैं, 50-50 एक के हिस्से में आएंगे, तो 50-50 का डाटा सब बनाएंगे और फाइल्स आपस में शेयर कर लेंगे। तो कोई भी जो लास्ट में बैठा है या एक पर्सन हो सकता है, कोई जैसे जिसने अभी अगर 50 कर दिया वो एक फाइल में डाल देगा उनको, तो उसके पास वो फाइल पहुंचनी चाहिए ना। फिर दूसरे की फाइल आएगी तो उसको उठा के वो फिर उसमें डाल देगा। या एक ही फाइल में हो सकता है आप 50 के 50 काम करें, तो फाइल शेयर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा भी करते हैं हम, एक ही फाइल में कई लोग भी काम करते हैं। वो आगे चलकर पढ़ेंगे हम अगले 2 सालों में कि कैसे एक ही फाइल में कई लोग काम करते हैं। और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर संचार करते हैं, संदेश का आदान प्रदान करते हैं, तो उसके लिए भी हमें नेटवर्क की आवश्यकता होती है। यानी कि नेटवर्क जो हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, ताकि हम संसाधन बांट सकें, फाइलें आपस में एक्सचेंज कर सकें और हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश का आदान प्रदान कर सकें। और अब इसमें होता क्या है, जो नेटवर्किंग है उसमें क्या क्या आता है, वो नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, अपग्रेडिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर्स नेटवर्क। यानी कि कंप्यूटर के नेटवर्क को बनाना, डिजाइन करना कि कौन सा कंप्यूटर किससे जुड़ेगा, और एक्चुअल में उसको जोड़ना। और अगर कभी कुछ दिक्कत आए, कोई नया हार्डवेयर है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो या फिर कोई नया, जैसे अगर हम वायरलेस की बात करते हैं तो आपने सुना होगा सबसे पहले 2G आता था, फिर 3G आया, फिर 4G आया। तो उसमें क्या कर रहे हैं, वो 4G आने के लिए हमें पूरा हार्डवेयर का सेटअप अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से पहले जब हम नेटवर्क कंप्यूटर पे जोड़ते थे तो हमारा 10 Mbps का नेटवर्क आता था। आज की डेट में गीगाबिट आ चुके हैं, फाइबर ऑप्टिक आ चुकी है, तो वो भी हम टाइम टू टाइम अपग्रेड करते हैं अपने नेटवर्क को। ठीक है, तो ये सारा काम भी नेटवर्किंग के अंदर ही आता है। यानी कि नेटवर्क बनाना, उसका रख रखाव रखना और समय पड़ने पर उसे अपग्रेड करना, उस पर नई टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करना, ये है नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है जब हम एक या एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क के लिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई डॉक्टर की जगह हो, कुछ भी जगह हो। जैसे आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि एप्लीकेशंस क्या है, तो कई जगह एप्लीकेशंस है, अगर हम उन्हीं जगह पर कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। डेफिनेशन दे रखी नीचे बोल्ड में, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एंड पैरिफेरल्स। पैरिफेरल मतलब जो बाकी चीजें हम नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया। ठीक है, तो एंड पैरिफेरल्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन फैसिलिटीज फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे भी बात वही लिखी है कि हमने एक से अधिक कंप्यूटर्स, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, वो अकेले भी काम कर सकते हैं, ठीक है, उनको जोड़ा है किस लिए, ताकि हम इंफॉर्मेशन बांट सकें आपस में और संसाधनों को आपस में साझा कर सकें। इन अदर वर्ड्स भी देखा है, कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल कंप्यूटर्स so that meaningful transformation and exchange of information may take place among them। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क, अब ये तो छोटे नेटवर्क की ना, बड़े नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ये होता है इंटरकनेक्शन ऑफ किसका, कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल कंप्यूटर। यानी कि भौगोलिक रूप से अगर अलग अलग जगह पर हमने बहुत सारे कंप्यूटर लगा रखे हैं, ठीक है, तो उनको जब हम आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, इसलिए ताकि हम मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन कर सके और डेटा या इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर सके, उनका आदान प्रदान कर सके, तो वो हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से, डायग्राम की मदद से समझा रखा है, ड्राइंग की मदद से। जैसे 3 कंप्यूटर है, ये इस राउटर से जुड़े हुए, तो ये एक छोटा नेटवर्क। इसी टाइप से एक नेटवर्क ये भी बना हुआ है जहाँ पे 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए। एक नेटवर्क ये भी बना हुआ है, सॉरी एक नेटवर्क ये स्विच से आगे सारा नेटवर्क है। अब स्विच में देखो आपका एक पीसी जुड़ा है जिसपे एक स्कैनर लगा है, एक प्रिंटर लगा है, ठीक है, इसी पे ही एक और पीसी जुड़ा हुआ है जिसपे एक आईपी फोन लगा है, और एक आईपी फोन आपका डायरेक्ट स्विच से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपस में नेटवर्क है। अब आपने देखा था ना पीछे एक पेरिफेरल्स कहा था, तो पेरिफेरल्स क्या है, प्रिंटर एक पेरिफेरल है, स्कैनर एक पेरिफेरल है, आईपी फोन आते हैं, ठीक है, आईपी फोन इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन जो इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट कॉलिंग कर रहे हैं, उसको हमें फोन लाइन की जरूरत नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ कहीं एक सर्वर भी लगा रखा है। सर्वर अकेला कंप्यूटर भी हो सकता है, लेकिन अक्सर जब हम सर्वर की बात करते हैं
तो ये रैक सर्वर्स होते हैं, यहाँ पे हजारों कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी अक्सर एक नेटवर्क है। और ये सारी चीज़ें जो है देखो राउटर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ी। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इसी टाइप के कंप्यूटर के बहुत सारे कंप्यूटर का नेटवर्क है। तो अब इस टाइप का 4-5 कंप्यूटर तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन लाखों कंप्यूटर कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए हमने एक सिंबल बना दिया, हम इस टाइप का एक बादल सा बना देते हैं, उस पर लिख देते हैं इंटरनेट, और वो हम समझ जाते हैं कि इस पे लाखों कंप्यूटर इसी टाइप से जुड़े हुए। ठीक है, इसे अक्सर हम इंटरनेट क्लाउड भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये लास्ट कंसेप्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों होती है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बात देख लेते हैं। तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है हमें संसाधनों को बांटने, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम, फैक्स मशीन। अगर हम चाहें तो इसे एक जगह इंस्टॉल कर दें और सब कंप्यूटर्स या सब जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो सब इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करें। ठीक, तो अगर हमें संसाधनों को बांटना है, खर्चा कम करना है, तो जो नेसेसरी आइटम्स है, जो सबको चाहिए ही चाहिए, वो तो हम खरीद लेंगे, लेकिन जो बांटी जा सकती है उसे फिर एक सेंटर जगह पे रखेंगे और सब उसे ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन के लिए, जानकारी के आदान प्रदान के लिए, फाइलें अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, कोई संदेश भेजना है, हम डेली कर ही रहे हैं, हम अभी भी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो। ठीक है ना, तो ये कम्युनिकेशन एग्जांपल है। तीसरा, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी हम कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती है? अब अगर मान लो कि मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट भी बनाया, या जैसे आपने देखा हमने 2 दिन पहले क्या नाम हमने मीटिंग करी थी, EPTM हुआ था ना, आपके घर पे भी गूगल मीट के थ्रू टीचर्स ने डायरेक्ट बात कर दी। अब सोचो यही अगर हम स्टैंडर्ड मेथड में करते हैं तो क्या होता? वहाँ पर मीटिंग आपके आधे घंटे में कितने पेरेंट्स की एक साथ होगी, लेकिन अगर स्कूल आते सारे पेरेंट्स तो आने जाने का समय, ठीक है, और एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें खर्च होती है, वेस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, खर्च होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम नेटवर्क के माध्यम से वो करें तो चुटकियों में सारे काम हो जाते हैं, एनर्जी भी बच गई। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि वो फ्री में हुआ, उसमें भी पैसा तो खर्च हुआ है, लेकिन समय का बचाव हो गया, बहुत सारा समय बच गया। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट भी दे रखा है, कॉस्ट फैक्टर, कि अगर हम नेटवर्क का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम काफ़ी चीज़ें बचा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंटर की मैंने पहले एग्जांपल दिया था, समय का भी बचाव है ही है, आने जाने का और संसाधन भी बचते हैं। लेकिन अगर हम नेटवर्क बनाते हैं तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे स्कैनर है, एक स्कैनर कम से कम 8 से 10 हज़ार का आता है। ठीक है, या प्रिंटर लेते तो 10 से 15 हज़ार का प्रिंटर आता है। ठीक है, 10 जगह पे प्रिंटर लगाना है तो 1.5 लाख का खर्चा होगा, लेकिन एक ही प्रिंटर से अगर काम चल सके तो आपको कितना पैसा बच गया। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब ये कि अगर आप कई लोगों को एक ही फाइल चाहिए, एक ही जगह से फाइल चाहिए, या फिर आप मान लो एक फाइल पे काम करते हैं और आपस में बांट देते हैं, तो मान लो आपके कंप्यूटर से वो फाइल उड़ गई, आपका कंप्यूटर खराब हो गया, तो क्योंकि आपने उस फाइल की कॉपी किसी को भेज के रखी है ना, तो आप वहां से वो कॉपी वापस ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर कंप्यूटर खराब भी होगा तो आपका डेटा तो बच गया ना, आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट हमें मिलता है, और आजकल तो यही सबसे बड़ा इस्तेमाल है, फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट, कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसे अभी कौन हरी बता रहा था कि वो खेत में, पता नहीं हरी खेत में कि बहन बोल रहा था उसने खेत में, तो खेत से पढ़ाई कर रहा है। देखो, अदरवाइज आप सोच सकते थे कभी कि आप खेत में बैठे हैं और क्लास लगा रहे हैं, कोई घर पे बिस्तर में बैठा और क्लास लगा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, हम आराम से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, एडवांटेजेस मतलब फायदे, और डिसएडवांटेजेस मतलब यहाँ पे बोला इसको नीड। तो ये कई बार पूछा जाता है, नीड मतलब ज़रूरत, एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे, और बेनिफिट्स, ये तीनों में यही पॉइंट्स लिखने हैं आप। ठीक है, दूसरी बात है इसके नुकसान क्या है। डाटा सिक्योरिटी का भाई आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका नेटवर्क प्रॉपरली सिक्योर नहीं है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका डाटा चोरी हो सकता है, कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है, नेटवर्क के लिए हमें एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खर्च करने पड़ते हैं। अब आपने देखा ही है कि नॉर्मल फ़ोन की बजाय अब आपको सबको स्मार्टफोन खरीदने पड़ रहे हैं, बढ़ गई ना कॉस्ट। ठीक है, फिर 5G के 4G के कनेक्शन लेने पड़ रहे हैं, सिम लेनी पड़ती है अलग से। यहाँ पे सॉफ्टवेयर तो कोई नहीं बढ़ा, लेकिन कई बार हमें एडिशनल सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है।
फिर वायरस का खतरा है ना। और लोग अगर हम नेटवर्क बना दें तो क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स की कॉपी बना के एक दूसरे को देना शुरू कर देते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदा, एक कॉपी सब में बांट दी, सब ने इंस्टॉल कर। वैसे हम इंडियन हैं, मैक्सिमम जगह हम पायरेटेड कॉपी ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पायरेसी का मतलब होता है इलीगल सॉफ्टवेयर यूज करना। अब सॉफ्टवेयर लीगल और इलीगल का मतलब यही है कि अगर आप लाइसेंस लेके इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लीगल है, और अगर बिना लाइसेंस के कर रहा है, लाइसेंस इसका वैसे नहीं होता जैसे गाड़ी का होता है, लेकिन कुछ सिमिलर ही है। लाइसेंस मतलब आपको यूज करने की परमिशन है, तो इसके लिए आपको जो कंपनी वो सॉफ्टवेयर बनाती है उससे कुछ फीस देनी पड़ती है, कई बार सालाना और कई बार वन टाइम। तो आपको लाइसेंस एग्रीमेंट एक साइन होता है उसका, मतलब वो वैसे साइन नहीं होता, लेकिन डिजिटली ही आपको वो एग्री करना पड़ता है। हम आगे चल के भी देखेंगे कई बार जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होता है, तब इस चीज़ को हम और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज मैं अपनी कम्युनिकेशन या अपनी क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक यू।